विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी मधील तिसरा गद्य याचा आपण अभ्यास करणार आहोत। तिसऱ्या गद्याचं नाव आहे वाह रे हमदर्द। हमदर्द बोले तो सहानुभूति। आप एक दूसरे के बारे में जो सहानुभूति जताते हैं उसी प्रकार ये हमदर्द। तो यह हमदर्द, वाह रे हमदर्द, यह पाठ हमारे लिए घनश्याम अग्रवाल जी ने भेजा है। पहले हम घनश्याम अग्रवाल जी का परिचय देखते हैं और परिचय में उनका जन्म 1942 अकोला, महाराष्ट्र के अकोला जिले में उनका जन्म हुआ है। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। आपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवी के रूप में लोकप्रिय है। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, लहानपणापासूनच या घनश्याम अग्रवालजींना लेखनाची आवड होती, लेखन करण्याची आवड होती, त्यांची रुची त्याच्यामध्ये त्यांची होती आणि त्यांनी लिहित असताना आजूबाजूच्या परिस्थितीचा विचार करून आजूबाजूच्या परिस्थितीमध्ये ज्या घडणाऱ्या घटना आहेत त्या घटनांचा अभ्यास करून त्यांना व्यंगाच्या माध्यमातून, हास्य व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और उनके साथ साथ वह अखिल भारतीय मंचों के हास्य व्यंग कवि के रूप में भी लोकप्रिय थे। तो इनके साथ साथ उनकी प्रमुख कृतियाँ भी देखो। हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग है ये। आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह है। अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह है। यह आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गद्य संबंधी देखो, इस गद्य के माध्यम से हमें वह क्या बताने का प्रयास करते हैं, इसका परिचय हम अब देखते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है वह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो देखो छात्रों कि हमदर्दी भी किसी एक बार किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, कभी कभी पीड़ादायी बन जाती है। म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, ही कधी कधी आपण एखाद्याविषयी जास्तीची सहानुभूती बाळगणे किंवा एखाद्याची जास्तीची काळजी घेणं हे आपल्याला कधी कधी अडचण ठरू शकते किंवा पुढच्याला ते अडचणीचं वाटायला लागतं। कारण की आपण त्यांना काहीतरी सहानुभूती म्हणून भेटायला जातो। त्यांच्या घरामध्ये काही दुर्घटना घडली तर आपण त्यांना भेटायला जातो, परंतु त्यांना असं वाटतं की हे भेटायला आलेले असून आले तर भेटायला आलेले आहेत, परंतु तेचबरोबर ते आपल्याला म्हणजे काहीतरी त्यांना आपली अडचण असल्यासारखी वाटते। म्हणून कभी कभी हमदर्दी भी पीड़ादायी बन जाती है। अगर किसी के घर में कोई बुरी घटना घट जाती है तो हम उनको सहानुभूति, उनके प्रति सहानुभूति जताने के लिए जाते हैं और सहानुभूति जताने के लिए जाते हैं तो वह लोग जिनके घर में अपघात हुआ है, यदि ऐसा समझो कि अपघात हुआ है तो हम उन्हें मिलने के लिए, उनकी जानकारी लेने के लिए जाते हैं। तो उनको लगता है कि वह सहानुभूति होती है, लेकिन वह बहुत परेशान हो जाते हैं कि हर एक आदमी उनको वही घटना का, जो घटना घटित हुई वही फिर से सवाल पूछते हैं। घटना कैसे हुई, कब हुई, तुम क्या कर रहे थे, ऐसा ये हर एक आदमी के सवालों का जवाब देते देते वह बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि यह हमारी सहानुभूति के लिए आए हैं या हमारी मजाक उड़ाने के लिए आए हैं, ऐसा उनको लगता है। इसीलिए वह हमारी हमदर्दी भी कभी कभी उनको पीड़ादायी लगती है। तो इसी प्रकार इस निबंध के माध्यम से घनश्याम अग्रवाल जी ने क्या किया है
यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हमदर्दी भी कभी कभी पीड़ादायी बन जाती है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो देखो छात्रों, तर विद्यार्थ्यांनो, घटना लेखकाने काय केलंय की घटना आपल्यासोबत घडलेली त्यांनी घटित करण्याचा म्हणजे वर्णन करण्याचा प्रयत्न केला आहे। ते सांगतायत की एका दिवशी मी एक भाषण ऐकल्यानंतर पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर मैंने भाषण सुना था आणि ते भाषण ऐकल्यानंतर माझ्या घराकडे निघालो होतो आणि घराकडे निघालेलो असताना काय केलंय कि एक मेरे सामने कार आती है और मैं साइकिल पर था। तो आणि मी त्या भाषणाने प्रभावित होऊन भाषणाच्या प्रभावाने मी काय केलंय, मेरी साइकिल चलाने का जोश बढ़ गया था और मेरे सामने से एक कार आ रही थी और दोनों में से किसको, उसकी कार को या मेरी साइकिल को गुस्सा अधिक बढ़ा था यह मुझे निश्चित रूप से मालूम नहीं है, लेकिन वह कार और मेरी साइकिल एक दूसरे के सामने जोर से टकरा गए और मैं अपनी ही धुन में था, मैं अपने ही मन में विचार कर रहा था। यानी की मी माझ्याच धुंदीमध्ये होतो, माझ्याच विचारामध्ये काहीतरी होतो, त्यामुळं समोरासमोर आमचा अपघात झाला आणि दुर्घटना घडल्यानंतर आजसुद्धा माणुसकी कायम आहे हे मान्यच केलंय, करावं लागतंय, थोड्याफार का प्रमाणात होईना परंतु माणुसकी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी जब मेरी दुर्घटना घटने के बाद मेरी टांग टूट गई तब कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। ऐसा लेखक ने कहा है। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो देखो, जब लेखक की टांग टूट गई, घनश्याम अग्रवाल जी कहते हैं कि जब लेखक की उनकी टांग टूट गई तब वह बेहोश हो गए थे और बेहोश हो जाने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया और अस्पताल पहुंचा देने के बाद कुछ घंटों बाद उन्हें होश आ गया और जब उन्हें होश आ गया तो वह उनकी आंखें खुलने के बाद वह अपने आप को देखते हैं, इधर उधर देखते हैं तो कुछ परिचित लोग कुछ अपरिचित लोग उनके चेहरे उन्हें नज़र आते हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कहाँ हूँ। वह कहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। तो किसी एक ने जवाब दिया है कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आँख का एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है।
फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। तो देखो, अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना एकमात्र घटना है और सार्वजनिक अस्पतालों में भर्ती होना दुर्घटना है। तो देखो छात्रों, लेखक बताने का प्रयास करते हैं कि अब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं सरकारी अस्पताल में मुझे भर्ती कर दिया था, और एक उस अपरिचित आदमी क्या कहता है मुझे कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपकी एक टांग टूट गई है। और वह आदमी भारी तेजी से जवाब दे रहा था। लगता है कि मेरे होश आने का इंतजार कर रहा था, और मैं अपनी टांग की ओर देखता तो मेरी एक टांग सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली लटका कर मेरी टांग को सीधी लटका कर रखा था। और उसके साथ साथ मेरे लेखक कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक मुहावरा ही आ गया इसके कि एक टांग टूटना और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। सार्वजनिक अस्पताल का नाम लेते ही मुझे बहुत घबराहट महसूस होती थी, ऐसा वो कहते थे। और उसके साथ साथ पहले तो अस्पताल का नाम लेते ही मेरे मन में घबराहट महसूस होती थी, और उनके साथ साथ अगर सार्वजनिक शब्द भी चिपका जाता है तो मुझे बहुत ही घबराहट महसूस होती है। तो वो कहते हैं कि मेरी टांग टूटना एकमात्र घटना है, मेरी टांग टूटना एकमात्र घटना है, और वह सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये दुर्घटना है। घटना यानी कि एक छोटी सी बात है, लेकिन दुर्घटना बहुत बुरी बात है। ये उनका कहना है कि घटना घटने की वजह से दुर्घटना होना यानी कि अस्पताल में जाना ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। तो देखो छात्रों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम दूसरों को मिलने के लिए जाते हैं, उनकी तबीयत की ख्याली करने के लिए, पूछताछ करने के लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वह बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उनका ही सही होता है कि वह कहते हैं कि जो पेशेंट हैं उनको डॉक्टरों ने आराम करने के लिए कहा होता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उनको कुछ सवाल जवाब नहीं पूछना चाहिए। लेकिन हमारे लिए मिलने वाले जो लोग आते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, मरीज को आराम करने नहीं देते। तो वह कहते हैं कि लेखक भी कहता है कि जब मुझे टांग टूटने का दुख नहीं था, फिक्र मुझे इसकी थी कि जो लोग मुझे मिलने आएंगे। फिक्र यानी कि उनकी काळजी म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है आराम की। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का वही वक्त है, बदले का बदला। और हमदर्दी मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो देखो छात्रों, लेखक कहता है कि ये क्या है कि जो मिलने हमारे रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार, मित्र, परिचित जो आते हैं, वह इसका मतलब यही पूछताछ करने आते हैं कि सिर्फ आपकी एक ही टांग टूटी है। और वह आते समय जब हमें मिलने आते हैं तो वह कहते हैं ठीक कुछ नहीं हुआ, आपकी सिर्फ एक ही टांग टूटी है।
यानी कि इसका मतलब होता है कि दोनों टांग टूटनी चाहिए। इसी प्रकार वो कहते हैं लेखक जी कि सरकारी अस्पताल में जो क्या होता है कि उनको मरीजों को यानी कि पेशेंट को मिलने के लिए एक निश्चित वक्त दिया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट वार्ड है उनको निश्चित वक्त नहीं होता, उन्हें एक प्रकार का निमंत्रण दिया जाता है मित्रों को, रिश्तेदारों को, आओ और तुम चाहे पेशेंट को जितना भी मरीज को परेशान करना है उतना कर दो। और वह कहते हैं कि बदलने का बदला, यानी कि लेखक कहता है कि जो लोग मित्र परिचित रिश्तेदार मुझे मिलने के लिए आते हैं वह मेरा बदला लेने के लिए आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि मैं भी कभी किसी की टांग टूटी हो, किसी का हाथ टूटा हो, वह तब मैं उन्हें मिलने के लिए गया था, तो इनका ये बदला लेने के लिए ही मुझे मिलने आए हैं, ऐसा उन्हें लगता है। मुझे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसास चुकाए। इतनी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा वक्त सब पर आता है। तो देखो छात्रों, लेखक कहता है कि पहले मुझे मिलने कौन आ गया कि जब मैं जिनको मिलने गया था, किसी की टांग टूटी थी, किसी का हाथ टूटा था, या किसी की और दूसरे कोई दुर्घटना घटी थी, वही लोग सबसे पहले मुझे मिलने आए थे। और यानी कि मानो ये इसका इंतजार ही कर रहे थे कि देखो कब उसकी टांग टूटेगी और मैं उन्हें उनके एहसान का बदला चुराने लाऊं। हाँ, इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब से अपने एहसास चुकाए। इतनी इनकी हमदर्दी या बात खास छिपी रहती है कि देखो बेटा वक्त सब पर आता है, यानी कि सबका वक्त आता है। हम कहते हैं ना, आएगा आएगा आपका भी नंबर आएगा। उसी प्रकार जो उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके परिचित होते हैं, मित्र होते हैं, वह उनको कहते हैं आपका भी नंबर आने वाला है और आपका भी नंबर आएगा, वक्त सबका होता है। उसी प्रकार उनको सताने के लिए आते हैं, ऐसा उनको लगता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, उन्हें मरीजों से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन में मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वो मिलने आए थे। अंत उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो देखो छात्रों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मिलने के लिए यही आते हैं कि उनको औपचारिकता होती है। औपचारिकता इसका मतलब क्या है कि हाँ, मैं भी आया था कि नहीं आपको मिलने के लिए, उसी प्रकार की औपचारिकता होती है। तुम मुझे मिलने आए थे, इसके बाद मैं भी तुम्हारे लिए दुर्घटना में तुम्हारे साथ आया था, ऐसा होता है। उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि एक दिन मैंने ऐसा निश्चय कर दिया था कि मैं आज कोई भी आऊँ लेकिन मैं आँख नहीं खोलूँगा। फिर भी क्या होता है कि मुझे मिलने के लिए ऑफिस के बड़े बाबू आ जाते हैं, और बड़े बाबू आ जाने के बाद मैं सोया हुआ जानकर वापिस जाने के बजाय सोचने लगते हैं,
वह वापस नहीं जाते। वो सोचते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं भी उनको मिलने आया था। इसीलिए वह क्या करते हैं, वहीं रुक जाते हैं और मुझे आवाज़ देने के लिए आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने के बाद मैं जगा नहीं तो मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर देते हैं, और हिलाने के बाद भी मैं अगर नहीं जगा तो उन्होंने क्या किया है, देखो छात्रों, मेरी टांग जो टूटी है उस टूटे टांग को उन्होंने जोर से दबाया और मुझे बहुत दर्द हुआ। तब मैं जाग उठा, और जाग उठने के बाद मैंने आंखें खोली तो वो मुस्कुराकर बोले, अब कैसा है दर्द। यानी कि दर्द देने वाले यही है, और फिर से बाद में सवाल भी पूछते हैं, अब कैसा है दर्द। इन्होंने ही दर्द दिया है और वो कहते हैं कि अब कैसा है दर्द। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने अपने फुर्सत से आते हैं। उनकी टांग ही टूटी है ना तो जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे। उसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी और इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो देखो कुछ लोग, लेखक ने क्या किया है कि अस्पताल में भी कुछ लोग मिलने जो आते हैं उनको भी यह उनके ध्यान में नहीं होता कि हम अस्पताल में आए हैं। कुछ उसी प्रकार वो जो उनकी पड़ोस वाली जो चाची हैं उन्होंने क्या किया है, सोनाबाई है उनका नाम, उन्होंने क्या किया है कि 2-4 बच्चों के साथ आई है। तो मुझे पहले से लगा है कि आज कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। तो आते ही क्या कहते हैं बच्चों को, वो देखो चाचा जी। जिस प्रकार बच्चों को कोई चिड़ियाघर ले जाता है, यानी कि खिलौने के लिए, खेलने के लिए ले जाता है और उन्हें कहता है कि जाओ अब खेलो, जाओ अब खेलो, जाओ अब खेलो, ऐसा वह कर देते हैं। उसी प्रकार बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन वह उनको समझाना उनके बड़े लोगों का काम होता है, लेकिन वो बड़े लोग समझाते नहीं है। वो क्या करते हैं कि एक बच्ची ने क्या किया है, दवा की शीशी लेकर डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ से मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही है। मेरा लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही है, रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। देखो छात्रों, बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको क्या करना चाहिए कौन से वक्त यह पता नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि खतरनाक होते हैं। तो वो क्या करता है कि जो थैली थी रेत की, उनको बॉक्सिंग कर बॉक्सिंग खेल रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। और ये तो मैं उनको मना करने के लिए बोलने वाला था, तो उनकी दूसरी लड़की ने क्या किया है कि दवा की शीशी पटक दी है। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ। वह सोनाबाई क्या कहती है कि भैया, मुझे ही कहती है भैया पेड़े खिलाओ। हंसते हुए वह कहती है, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। देखो कुछ लोगों का संकेत ऐसा होता है कि दवा गिरने के बाद बीमारी खत्म हो जाती है, और दवा गई बीमारी खत्म। इसके बाद 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। यानी कि देखो, लोग हमें हमदर्दी जताने आते हैं या परेशान करने आते हैं, यही लेखक को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। कि कुछ लोग मुझे मिलने आए, मेरी जान पूछताछ करने आए, तो 2 घंटे बाद
2 घंटे बाद सोना बाई जाती है, तो इसका मतलब है कि जो लोग रिश्तेदार आते हैं वो हमें परेशान करने के लिए ही आते हैं। इसका यह लेखक को ऐसा लगता है। इस लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यही वर्णन करने का प्रयास किया है कि यह कहकर कि फिर आऊँगी मैं भीतर तक काँप गया। और जाते वक्त सोनाबाई कहती है कि मैं फिर आऊँगी, तब मुझे भीतर से ही काँप उठने लगा, यानी कि डरने लगा। और देखो छात्रों, कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेष करके रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर आधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। और वह जोर जोर से उनके छाती पर पड़कर रोने लगा है और कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, परंतु तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती के गर्दन हटाए और जब मुझे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। तो देखो छात्रों, कुछ लोग ऐसी औपचारिकता हमदर्दी बताने के लिए आते हैं, और जो अपरिचित होते हैं वो भी मुझे मिलने आते हैं, और वह आते ही मेरी छाती पर पड़कर रोने लगता है और 10-15 मिनट मेरी छाती पर पड़कर रोता है। और बाद में जब उन्हें मेरा मुंह दिखाता है, मुझे मुंह दिखाता है, मेरा मुंह दिखता है, देखने के बाद वह कहता है कि माफ़ करो, मैं गलत कमरे में आ गया। यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, कोई ऐसा भी कुछ लोगों को पता नहीं होता। और वह कहता है कि माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से बात भी तो नहीं, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में ही है। हे अच्छा भाई माफ़ करना, यानी कि, और वह हंसता हुआ माफ़ कर दो ऐसा कहकर चले जाता है। कहकर चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी, और वह चला जाने के बाद वह पड़ोस के कमरे में जाता है और वही रोने की आवाज़ लेखक को सुनाई देती है। वही आवाज़ लेखक को सुनाई देती है। वही आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। और मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो देखो, मैं जब वह आदमी मेरे पास आकर रोने लगा था जोर जोर कर, तो मेरे पत्नी को ऐसा लगा कि वह हमारा जरूर कोई नज़दीक का रिश्तेदार है। इसलिए मेरे पत्नी ने वह जिस टैक्सी में आया था उस टैक्सी वालों के पैसे भी दिए थे। इसलिए मुझे मेरे पत्नी का गुस्सा भी तो आया था। इसी प्रकार यही पे रुकते छात्रों, आज का कल देखेंगे। धन्यवाद।